गैल्वेमीटर के बारे में पढ़ा था। गैल्वेमीटर क्या है? एक सेंसिटिव डिवाइस है। पेंसिल ले लेते हैं। सेंसिटिव डिवाइस का मतलब, सेंसिटिव वो डिवाइस को बोला जाता है जो थोड़ा भी कुछ बदलाव होने पर डिफ्लेक्शन देता है, इसको सेंसिटिव डिवाइस बोलते हैं। विच वर्क ऑन सेम प्रिंसिपल, ये ना सेम प्रिंसिपल पे काम करता है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर काम करते हैं। वी कैन मेक सम इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, अब हम लोग कुछ एक ऐसी इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट डिवाइस बनाएंगे। A coil is positioned between the pole of piece of magnet in such a way that the pointer of galvanometer dial in a connected। हम क्या करेंगे, एक सर्किट लेंगे, उस सर्किट में कॉइल लगा होगा और उसमें हम गैल्वेनोमीटर को इस तरह से कनेक्ट करें कि वो प्रॉपरली हमें डिफ्लेक्शन दे। मैंने स्मॉल करंट, मान लो इतना स्मॉल मतलब 1 मिली एम्पियर का करंट इस कॉइल से जब फ्लो होगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर रोटेट होना शुरू हो जाएगा। द रोटेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टमीटर एंड एमीटर also वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। बल्कि ये जो रोटेशन का तरीका है, ये एमीटर वोल्टमीटर डिवाइस भी आते हैं, इनमें भी सेम तरीके का काम करता है जिस तरह से गैल्वेनोमीटर में करता है। काम करने का तरीका सेम रहता है, ठीक है। द पॉइंटर डिफ्लेक्ट ऑन बोथ साइड, जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और बोलते हैं ये पॉइंटर में जो मिडल पार्ट होता है ये जीरो का होता है। ये दोनों साइड में पॉइंटर का ये मार्क सेम होता है, ठीक है। अगर एरो लेफ्ट साइड जाएगा तो उसको नेगेटिव साइड बोलेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं बोला। हाँ, शहद वाला आया था। अच्छा, तो ये दोनों साइड ना नंबर, ये साइड नेगेटिव नंबर होते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में। और जो जीरो मार्क है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है। इससे मुझे पता चलेगा करंट का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट गया तो अलग, राइट गया तो। कलेक्ट द मटेरियल एज शोन इन फिगर, कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द गैल्वेनोमीटर। सारे मटेरियल को कलेक्ट करो और एक सर्किट में गैल्वेनोमीटर को हम अटैच करके देख लीजिए। कीप द बार मैग्नेट इरेक्ट इन सच अ वे दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल इज जस्ट बिलो द कॉपर वायर। साउथ और नॉर्थ पोल को इस तरह से अटैच करो कि कॉपर वायर इसके एकदम बोलते हैं ना बिटवीन में, बिलो में आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। नाउ इफ द वायर इज कीप मूविंग फ्रॉम ए टू बी, अगर वायर ए से बी की तरफ मूव करता है, मतलब ऊपर की तरफ जाता है, तो उस हिसाब से गैल्वेनोमीटर अलग अलग डिफ्लेक्शन देगा। दिस इज कॉल्ड फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया है और देखो पहले वायर ऊपर सीधा था तो सीधान वाली पोजीशन को बी नाम देंगे, और जब फोर्स, मैग्नेट की फोर्स की वजह से जो वायर नीचे की तरफ आएगा तो उसको पॉइंट ए नाम देंगे, ठीक है। तो इधर पे वायर नीचे की तरफ हुआ है तो उसको पॉइंट ए नाम दे रहा हूँ। तो कोई तो फोर्स है जो उसको नीचे घसीट रही है, तो जैसे ही वो नीचे आएगा वैसे ही है ना गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। फिर वायर वापस नॉर्मल हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा। ए बी वाला सिलसिला चलता ही रहेगा। इसके बारे में फैराडेज ने बताया था, इसी के नाम से ये फेमस है। इसने क्या बोला था कि हम मैग्नेट के जरिए भी किसी वायर के अंदर कुछ देर के लिए करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हमने गैल्वेनोमीटर से कैलकुलेट किया, ठीक है। इफ अ करंट वायर इज केप्ट मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट इज प्रोड्यूस। और अगर किसी कंडक्टिंग वायर में हम मैग्नेटिक फील्ड को मूव करें मतलब मोशन होना चाहिए मैग्नेट, तब करंट इस पर प्रोड्यूस होगा। इधर पे एक और तरीका दिखाया है, व्हेन अ करंट इन अ सोलेनॉइड कॉइल इज स्विच ऑन और ऑफ। यहाँ पे एक सोलेनॉइड कॉइल को किसको बोलते हैं, जिसमें स्प्रिंग की तरह रोल होता है। इस कॉइल में एक बार बैटरी अटैच की है तो जारी बात है जब इसमें से करंट फ्लो होगा तो इस कॉइल में करंट के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। अब इसी कॉइल के नजदीक मैंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके एक कॉइल को लगाया और उसके नजदीक लेके जा रहा हूँ। नजदीक लेने में जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक कॉइल आएगा तो इसके अंदर भी क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसमें, जिसके वजह से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग वायरलेसली ये चीज कर रहे हैं, एक कॉइल के जरिए दूसरे कॉइल में करंट या मैग्नेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज को डिटेक्ट करने से पता चल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या जो करंट है एक दूसरे में निर्भर है, वो एयर मीडियम के जरिए भी ट्रैवल किया जा सकता है। यहाँ से ये चीज पता चली। ऊपर के डायग्राम को देखो, नीचे एक्सप्लेन किया अच्छे से। समझ में आया? चल, यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं रीड कर लेता हूँ। कंप्लीट द सर्किट एज शोन फिगर, देख लिया। डिस्कस एंड सेलेक्ट कंपोनेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। इफ वी ओपन द प्लग एंड मेक द करंट जीरो इन द कॉइल, अगर मैं सर्किट को बंद कर दूं तो कॉइल में जो करंट है वो भी जीरो हो जाएगा। जारी बात है उस वक्त मेरा गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ठीक है। ये यहाँ पे केस है।
इफ द करंट इन द कॉइल स्टार्ट अगेन, अगर मैं करंट स्टार्ट कर देता हूँ कॉइल का, तो क्या होगा, जो हमारा जो गैल्वेनीटर पे वो भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा जीरो से कुछ ना कुछ, बराबर। और डिफ्लेक्शन दिखाने के बाद कुछ देर के बाद वापस से जीरो पे आ जाएगा। Now when the electric current is flowing through the solenoid coil and the solenoid coil is displaced with respect to the coil, the current is still produced in the coil. ये तो जीरो हो गया, पर उसके बाद भी solenoid में अभी भी करंट जा रहा है। अगर करंट जा रहा है तो उसके तो कॉइल जीरो क्यों हो गया, डिफ्लेक्शन। What can be inferred from these two experiments? Even if the solenoid coil is kept stationary, a change in current in the solenoid coil produces a current in the coil. यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इस solenoid coil से हमारे कॉइल पे तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, पर उसके बाद डिफ्लेक्शन जीरो क्यों हो गया, इसलिए हुआ क्योंकि ये जो कॉइल में से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो मैंने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो सारे पर करंट भी 5 वोल्ट का ही जा रहा होगा हर जगह, यानी इसके अंदर अब करंट कांस्टेंट बहने लगा है। और मैंने पहले बताया था चरक, क्या बोला था, करंट कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, समझे चरक। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट होने पर करंट फ्लो नहीं होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, किसी मैग्नेटिक फील्ड का मोशन जब तक बदलेगा तब तक उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, तो सेम जब तक करंट बदलता रहेगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। जब करंट सेम हो जाएगा तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। समझ में आया, बदलाव जरूरी है इसमें। इवन इफ द solenoid coil is kept stationary, अगर solenoid coil स्टेशनरी है, चेंज इन करंट इन द solenoid coil प्रोड्यूस द करंट, ये जो करंट का बदलाव हो रहा है ना इसके अंदर जाके, उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट दोनों प्रोड्यूस हो रहा है। अगर solenoid मूव करने लग जाए तो ये चीज टुवर्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, वी सी अ डिफ्लेक्शन। अगर मैं इस कॉइल को इसकी पहले इसके नजदीक लेके जाऊंगा, ऐसा हाथ से पकड़ूंगा और नजदीक लेके जाऊंगा, तो इसको डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है, फिर वापस जीरो हो जाएगा, डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिर जैसे इसको दूर लेके जाऊंगा ना तो भी डिफ्लेक्शन दिखाएगा। मतलब जब तक मैं कॉइल को लेफ्ट राइट करता रहूंगा, समझे चिराग, जब तक इसमें करंट का डिफ्लेक्शन आएगा। अगर मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इसको कांस्टेंट रख दो, कॉइल को टच मत करो और सोलेनॉइड को चेंज कर दो, पहले आगे लो फिर पीछे लो। समझ में आया, चल। Also the faster is the displacement, जितनी तेजी से तुम उसको चेंज करोगे, डिस्प्लेसमेंट बार चेंज करना, उतना ज्यादा तुमको गैल्वेनीटर में करंट का प्रोड्यूस होने का डिफ्लेक्शन तुमको कॉइल में दिखाई देगा। समझ में अच्छा, ओके। तो यहाँ से ये पता चला कि जब तक बदलाव होता रहेगा तब तक गैल्वेनीटर करंट शो करेगा मैग्नेट के जरिए। अगर बदलाव नहीं करोगे कोई चेंज नहीं दिखेगा। बदलाव लॉन्जिट्यूडनल होना चाहिए, लॉन्जिट्यूडनल ऐसा सिद्धांत का होना चाहिए, ठीक है। Faraday's law of induction. If a current is switched on or off in the solenoid coil, a current is produced. Induce का मतलब होता है produce in the coil. तो करंट कब तक होगा, जब स्विच ऑन ऑफ करते होगे, मतलब तुम कंटिन्यू करंट नहीं दे सकते इसको। जैसे मान लो तुमने ऑन किया, कुछ देर के बाद ऑफ कर देना, इससे क्या होगा, इसके अंदर जो करंट जाएगा वो बदलता रहेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा, राइट चिराग। जैसे जीरो से कुछ ना कुछ बढ़ा, डायरेक्ट करंट तो नहीं बढ़ेगा। जब 5 वोल्ट डाला तो डायरेक्ट 5 वोल्ट नहीं होता है, पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, है ना, धीरे धीरे बढ़ेगा वोल्टेज वहां जा जाके, बराबर ना सर। इसी वजह से करंट सेम नहीं होने की वजह से करंट दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी इस करंट के जरिए, तो उसमें गैल्वेनीमीटर डिफ्लेक्शन देगा, तब जब तक करंट बदलता रहेगा। समझ में आया सर, ओके। Such induction is also produced when the current in the solenoid coil is increase or decrease. ये करंट तब तक प्रोड्यूस होते रहेगा जब तक सोलेनॉइड में कॉइल के अंदर जो करंट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होते रहे, तब तक ये बदलाव में दिखता रहेगा। वो कॉइल में जिसमें बैटरी अटैच नहीं है, गैल्वेनीमीटर अटैच है, बरोबर चार। करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन इट इज मूव इज असाइड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द सोलेनॉइड। From this experiment, it is understand that whenever there is a number of lines of force passing through the coil, change the current induced in the coil. This is known as Faraday's law of induction. The current produced in the coil is called induced current. तो यहाँ पर देखो दो वर्ड है, साइंटिस्ट क्या बोल रहा है, जितनी ज्यादा मात्रा में ये जो लाइन दिख रही है, जाहिर बात इस कॉइल में करंट आया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जितनी लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा रहेगी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, उतना ज्यादा इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा, बरोबर। इस तरह के करंट प्रोड्यूस करने के तरीके का फाराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहते हैं। और ये जो करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को इंड्यूस करंट बोलते हैं। समझ में आया। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखो, यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल दिख रहा है, 3 फिंगर दिखाइए।
ये 3 फिंगर क्या बताती है कि अगर तुम्हारे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहाँ पे बन रही है मान लो, तो जो करंट है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इधर होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड और उस करंट के प्रोड्यूस होने पर उस वायर पे या जो भी चीज ऑब्जेक्ट पर फोर्स हमेशा उस इन दोनों के परपेंडिकुलर लगेगी। समझ में आया? मान लो तुम अगर मैग्नेटिक करंट यहाँ से पास कर रहे हो और मान लो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर जनरेट हो रही है, तो ये दोनों के जो फोर्स है वो अपोजिट मोशन होगा। मतलब अगर करंट यहाँ से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो ऑब्जेक्ट इस तरह यहाँ इस तरफ मोशन करेगा। ये बताना चाह रहा है साइड। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यही है, सॉरी मैंने लेफ्ट हैंड रूल बोला, लेफ्ट राइट हैंड रूल ये हमने समझ लिया है। ये बता रहा है कि डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन इंड्यूस करंट के बेस पर मोशन हमेशा इन दोनों के अपोजिट होगा। बरोबर? क्लियर? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये तो वही चीज जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। देखो ये है वो फैराडे, कितना हैंडसम है। वो टाइम पे ये देखो फैशन था, बीच में अपने इधर भी ये फैशन आया था ना राधे पिक्चर में, तेरे नाम, है ना, बीच की माँ। हाँ, तो माइकल फैराडे 1791 में पैदा हुआ, 1867 इसकी डेथ हो गई। इसने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया था, ये नॉट फॉर्मली। और सरप्राइज की बात ये थी कि ये खुद एजुकेटेड नहीं था, अनपढ़ था, और उसने सोचो एजुकेटेड चीज बनाई। टीनेजर माइकल स्टार्ट वर्किंग, और ये जब बच्चा था ना तब ये बुक बाइंडिंग शॉप में काम करता रहा, किताबों की रद्दी की दुकान होती है ना वहाँ पे, वाइल रीडिंग अ बुक। और वहाँ पे ना ये किताबें भी पढ़ता रहा बैठ के, क्या करेगा जब लोग नहीं आएंगे। ही गॉट इंटरेस्ट, और उस किताब पढ़ने से उसको साइंस में इंटरेस्ट आया। सर हिम्फ्री डेवी अपॉइंट, और जब उसको इंटरेस्ट आया तो उस वक्त ये स्कूल नहीं हुआ करती थी, तो ये लोग क्या करते थे, जो लोग होते थे ना जैसे डॉक्टर हो गए, इनके अंडर में काम करते थे। तो यहाँ वहाँ पे ना ये सर हेम्फ्री डेवी के लैब में ऐसा असिस्टेंट का काम करता था, जो कि इंस्टीट्यूट था लंदन का। दे वर डिस्कवर द लॉ, और उस इंस्टीट्यूट में इसने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिस्कवर किया और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को भी एक्सप्लेन किया। सेवरल यूनिवर्सिटी एंड हॉनरी डिग्री, बट फायरडे, बहुत सारे, जब इसने ये डिस्कवरी की तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने उसको डिग्री देनी चाहिए कि अरे ले लो हमारी डिग्री, पर फायरडे ने रिफ्यूज कर दिया, उसने कोई भी डिग्री नहीं दी। बोली नहीं, गलत बात है, मैंने जब पढ़ाई नहीं की तो मैं डिग्री क्यों लूँ। बरोबर? अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, अल्टरनेटिव करंट जिसको एसी बोलते हैं, और डायरेक्ट करंट जिसको डीसी बोलते हैं। तुमने देखा लोकल ट्रेन में आजकल लिख के आने लगा है, सावधान, वार्निंग, 10,000 डीसी। बोलने का मतलब क्या है कि जो करंट बह रहा है ना वो डायरेक्ट करंट, मतलब अगर तुम चिपक गए तुम्हारा हाथ तो निकलने वाला नहीं है। पहले एसी करंट यूज किया जाता था लोकल ट्रेन में, जो कि हटाकर डीसी किया गया। डीसी करने की वजह ये थी कि ट्रेन की स्पीड बढ़ाने से परफॉर्मेंस अच्छा करना। एसी करंट को हटाना इसलिए वजह थी कि ये करंट रुक रुक कर बहता है। तो जाहिर बात है ये जब करंट, मान लो मैं ग्राफ से समझाता हूँ इसको, तो नीचे ग्राफ बना है, इसी ग्राफ से समझाता हूँ। मैंने एक वाई एक्सिस बनाया, ऊपर वाला भाग करंट को बता रहा है, एक्स एक्सिस टाइम को बता रहा है। ठीक है? अब क्या हो रहा है कि ये करंट रुक रुक के बहता है, हर एक सेकंड में 0.5 सेकंड में रुकता है। जब करंट बढ़ेगा तो हमें पता है वाई एक्सिस में ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव होता है। जब करंट बढ़ेगा तो उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता है, हमें पता है ना, चीज बढ़ती है तो उसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करो, चीज घटती है तो उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करो। तो देखो यहाँ पर करंट बढ़ रहा है, इसलिए देखो वेव मैंने बढ़ाते हुए दिखाया, देखो वेव बढ़ रही। जैसे करंट रुकता है, घटेगा, रुकने पर करंट घटता है तो नेगेटिव साइन की तरफ जाएगा। फिर करंट बढ़ेगा तो वापस से वो जीरो से होते हुए पॉजिटिव साइन की तरफ जाएगा, और इसी तरह से जिगजैग लाइन बढ़ते जाएगी। हर एक लाइन में देखो गैप आ रहा है, ये गैप ये बता रहा है कि करंट कंटिन्यू नहीं बढ़ रहा है, ये रुक रुक कर बह रहा है। बरोबर? इस तरह का रुक रुक में बहने वाला करंट चाहिए अपने को, ये बहुत काम आता है। ये घर में जो फैन चल रहा है ना, मोटर, इसके लिए बहुत सक्सेसफुल है ये टाइप का करंट। रुक रुक के बहने की वजह से ये मोटर रोटेट हो पा रहा है ना। तो बोलते हैं कि देखो एक ही सर्किट में हम दोनों करंट लगा सकते हैं, डीसी भी और एसी भी। डीसी के लिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, बैटरी वाला। पर अगर तुम एसी करंट लगाते हो, एसी बैटरी लगाते हो, तो एसी का सिंबल वेव की तरह होगा। वेव की तरह क्यों है, रीजन अब समझ में आया कि इसमें रुक रुक के करंट बहता है, बढ़ता है फिर घट जाता है, फिर बढ़ता है फिर घटता है। समझ में आया? चला। सो फार वी हैव लर्न अबाउट अ नॉन ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई मोशन जो जिगजैग टाइप हो। ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन को बोलते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ ऑसिलेटरी मोशन का। फॉर एग्जांपल, तुमने स्कीपिंग खेली है, तुम्हारे घर में तो कितने सारे तुम्हारी सिस्टर। तो स्कीपिंग में क्या होता है, पहले ऊपर जाते हैं, फिर स्कीपिंग नीचे आती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे आती है, अप एंड डाउन चलता रहता है ना, और एक रिपीटेटिव मोशन होता है। इस तरह के मोशन को ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। समझ में आया?
अप एंड डाउन टाइप का मोशन या लेफ्ट एंड राइट टाइप का मोशन। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे तुम्हारे पुराने ज़माने में जो घड़ी होती थी, क्लॉक होती थी, उसमें घंटा होता था, वो लेफ्ट एंड राइट होता रहता, बार बार रिपीटेटिव मोशन करता था। तो मैं इसको मोशन को भी क्या बोल सकता हूँ, ऑसिलेटरी मोशन। एसी करंट में ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं, ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए इसको ऑसिलेटरी करंट बोल सकते हैं। एक डायरेक्शन में तो करंट बढ़ रहा है पर ऑसिलेटरी कर रहा है ना। पर सेल के अंदर इस तरह का ऑसिलेट्रेशन नहीं होता है। सेल के अंदर जब करंट बहता है ना तो इस तरह से बहता है। इसमें भी ऑसिलेशन बोलेंगे पर ऐसा बहता है, टक टक टक, बढ़ता ही है, घट डाउन नहीं होता है। देखो ना, अप है ना, जिसको डीसी करंट बोलते हैं। तो दोनों में ऑसिलेशन हो रहा है पर अलग अलग तरीके से। द डायरेक्ट करंट कैन इंक्रीज, बोलते जो डायरेक्ट करंट होता है ना, इससे करंट इंक्रीज होता है, कैन और स्टेबल होता है, इसमें रिड्यूस होने का तो कोई चांस ही नहीं है, बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी। पर इसको एकदम ऑसिलेटरी बोलना सही नहीं, क्योंकि अगर करंट बढ़ता ही जाएगा तो करंट कांस्टेंट नहीं है, करंट में बदलाव आ रहा है, चीज में बदलाव आना ऑसिलेशन नहीं है। ऑसिलेशन रिपीटेड पैटर्न होता है। एग्जाम्पल देता हूँ ऑसिलेशन का, जैसे दरिया में, समुद्र में बार बार वेव बनती रहती है, बराबर ना। तो ये वेव कैसे होती है, रिपीटेटिव होती है, बराबर, और किनारे तक आती है, फिर वापस वेव बनती है, हर बार वेव सेम सेम बनती है, तो इसको ऑसिलेशन। अल्टरनेटिव करंट इस ऑसिलेटरी होती है, क्योंकि अल्टरनेटिव में जो बढ़ाव गिराव होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, इट इंक्रीजेस टू मैक्सिमम। अगर मैं बोलूँ अल्टरनेटिव में तो एक मैक्सिमम तहत बढ़ता है, फिक्स तक पड़ेगा, तो ये तो वेव के अंदर ये जो पिक है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये एक मैक्सिमम ही पड़ रहा है, तो हर जगह मैक्सिमम फिक्स है, चाहे डाउनवर्ड की बात करो या, है ना, तो ये फिक्स होता है, इतना ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ता, राइट। और जीरो तक रिड्यूस होगा। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये जीरो को बताती है, क्लियर, समझ में। इंक्रीज टू द मैक्सिमम इन द अदर डायरेक्शन एंड अगेन रिड्यूस टू द जीरो। Magnitude like -1, -2 have been used to show the reverse direction. अब ये माइनस डायरेक्शन क्या है, तो ये जो नेगेटिव डायरेक्शन है ना, वो रिवर्स करंट को बताता है कि करंट यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, ऊपर वाला करंट फॉरवर्ड हो रहा है, बरोबर। रिवर्स मतलब अपोजिट हो गया, मतलब करंट यहाँ पे सही डायरेक्शन पॉजिटिव था, नीचे नेगेटिव, नेगेटिव करंट होता ही नहीं है पहला चीज। कभी तुमने सुना अरे चिराग को नेगेटिव करंट लग गया 5 वोल्ट, कभी सुना? हाँ चिराग बोलो, कभी सुना है नेगेटिव करंट? ऑफ कोर्स नहीं। तो नेगेटिव करंट एक्चुअली क्या होता है, अपोजिट करंट होता है। जब कोई करंट उल्टा बहता है ना, उसको नेगेटिव सर्किट करते हैं। द ऑसिलेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट अकर इन साइनोसोडियल मैनर। तो यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रहा है, देखो आगे भी इस कंटिन्यूस जा रहा है। डायरेक्ट करंट में इस तरह का फ्लो नहीं होता, वो वन डायरेक्शन फ्लो होता है, बट द अल्टरनेटिव करंट में जो फ्लो होता है वो पीरियोडिक मैनर होता है, एक साइकिल के फॉर्म में फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में होता रहता है। इन इंडिया in the power station generating electricity, one cycle change in 1/50 बोलते हर एक साइकिल ना 50 सेकंड में एक साइकिल बनता है ऐसा, और फिर 50 सेकंड में एक साइकिल, इस तरह से अल्टरनेटिव करंट बहता है। हम इंडिया में सबसे ज्यादा एसी करंट ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल एक ग्राफ में, डीसी करंट ऐसा स्टेबल चलता रहेगा, समझ में आया? कहीं पे भी बदलाव आ रहा है इसमें नहीं, सीधा जा रहा है एकदम, राइट। इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखाया था। ऐसा दिखाने के बाद जो ऊपर की लाइन है उसको जोड़ दे रहे हैं, यानी वो कांस्टेंट होता है, राइट। एसी करंट कितना आता है हमारे इधर, 50 हर्ट्ज की साइकिल पर सेकंड में आता है हमारे घरों में। ये जो कि सच है, हमारे घर में ना 50 एम्पियर का करंट आता है, और वोल्टेज कितना होता है, 230। अब ज़रा ध्यान दो चिराग, यहाँ पे करंट अलग चीज़ है, वोल्टेज अलग चीज़ है, दोनों को मिक्स मत करो। 50 वो एम्पियर करंट बहता है हमारे घर में, और 230 वोल्ट वोल्टेज आता है हमारे घरों में। When the electric power is transmitted over a long distance, हाँ बोलो चिराग, अच्छा कुछ बोले जब यही करंट को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कराते हैं तब प्रॉब्लम आता है, डीसी करंट अनसक्सेसफुल हो जाता है, इसलिए एसी का इस्तेमाल करते हैं। कि एसी रुक रुक के बहता है ना, तो जाहिर बात है कोई बंदा अगर रुक रुक के ट्रैवल करे, जैसे अभी देखो लॉकडाउन में मजदूर ट्रैवल कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो वो कंटिन्यू तो नहीं चल रहेंगे, थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, चलो आप बैठ जाते हैं, बराबर। तो कोई रुक रुक के कोई चीज़ ना कितना भी बड़ा डिस्टेंस कवर कर सकती है, और कोई बंदा बोले नहीं मैं नॉन स्टॉप जाऊंगा, तो मैं वो जाहिर बात है तुम लक्ष्मी पार्क तक आगे ही थक जाओगे अगर तुम कंटिन्यू भागते रहोगे, चलते रहोगे, नॉन स्टॉप रुकोगे नहीं, राइट। इसलिए डीसी करंट फ्लॉप हो जाता है इस मेथड में, इसलिए एसी का सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ज़रूरी भी है क्योंकि ज़्यादातर जो जनरेटर होती है वो एसी को झेल सकती है, पर डीसी को नहीं, डीसी में वो रोटेशन नहीं कर पाएगी। एसी में क्या करंट रुकेगा तो उसके रोटेशन में नॉर्थ साउथ ये सब चीज़ें बदल जाएगी, बराबर। We have seen the experiment based on electromagnetic induction. The current produced in this experiment is very small.
but the same principle is hence used mankind to produce large current and mechanical energy is used to rotate current carrying coil. अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो मान लो एक जनरेटर है, उसमें देखो मैग्नेट लगा रहता है, बरोबर, एक जगह नॉर्थ एंड साउथ। जब करंट उसमें डाला जाएगा उस वक्त उसका लेफ्ट साइड भी नॉर्थ बन जाएगा, है ना। तो जैसे करंट जीरो का एसी में क्या होता है, करंट रुक रुक के बहता है, जब रुकेगा तो जो नॉर्थ है वो साउथ बन जाएगा, बरोबर। अब रिपल कभी अट्रैक्शन होगा कभी रिपल होगा, जिसकी वजह से ऐसा मोटर रोटेट होते रहेगी। समझ में फायदा क्या है, रुक के बहने का यही बेनिफिट है कि रोटेशन इजीली होगा, ठीक है। एक कॉइल ले लो जिसमें ए बी सी डी पॉइंट ले लो, मेरा कॉइल में ए बी सी डी ऐसा पॉइंट ले दिया, गैप बिटवीन टू पोल। अब देखो यहाँ पे भी जनरेटर के बारे में अच्छे से बता रहा है, हमें इसको डायरेक्ट एक्सप्लेन करता हूँ एसी करंट का फायदा कितना है। देखो अब जब, हाँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वही बताता हूँ। देखो जब करंट बहेगा तब ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, बरोबर, और उस वक्त इधर का पोल क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ का साउथ हो जाएगा। ऐसे में ये दोनों पोल अपोज करेंगे, जिसकी वजह से ये रोटेट करेगा कॉइल, बरोबर। जैसे ही रोटेट करेगा करंट वापस रुक जाएगा, क्योंकि एसी करंट बह रहा है ना। करंट रुकने पर, बरोबर, अब ये पोल यहाँ पर आ चुका है, बरोबर। जब ये रोटेट करेगा तो बी और ए यहाँ पे आ जाएगा और सी और डी यहाँ पे आएगा रोटेशन के बाद। अब क्या होगा, जब करंट इसमें से रुक जाएगा तो ये जो पोल है वापस से क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा रुकने पर, है ना। साउथ पोल वापस रिपल करेगी, ये भी रिपल होगा वापस से। मेरा जो साउथ पोल यहाँ पे आया वो नॉर्थ बन जाएगा, और जो नॉर्थ पोल वहाँ पे गया वो साउथ पोल बनेगा, क्यों, करंट रुका है ना। करंट रुकने से क्या होगा, करंट रुकने पर 5 वोल्ट 0 वोल्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब हाई से वो लो की तरफ बढ़ेगा, बरोबर ना करंट। तो जब लो की तरफ जाएगा तो जो नॉर्थ था वो साउथ बन जाएगा और जो साउथ था नॉर्थ बन जाएगा, बरोबर। जिसकी वजह से वहाँ पर रिपल होगा, वापस ही घूमेगा, जैसे ही घूमेगा वापस करंट में वापस पैदा होगा, है ना। रुकने वाला करंट वापस जाएगा, वापस से सेम पोल वापस बनेंगे, वापस से रोटेट करेगा। इस तरह से बंद चालू के चक्कर में ये जनरेटर बोलते हैं रोटेट करेगी। ये चीज़ इतना फास्ट होता है कि हम लोग देख नहीं सकते, इसलिए देखो तुम्हारा पंखा घूम रहा है, तुम्हें पता है अंदर ये कंटिन्यू ये मोशन हो रहा है, करंट रुक रहा है, बह रहा है, जिसकी वजह से पंखा कंटिन्यू घूमता रहता है, पता भी नहीं चलता है ना। व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड टू मेक डीसी, डीसी जनरेटर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। डीसी डज नॉट चेंज द डायरेक्शन, डीसी में डायरेक्शन नहीं बदलता, कि इसमें करंट रुकता ही नहीं है। तो इसको बनाने का तरीका अलग होता है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अपना चैप्टर समाप्त होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, है ना। चला, अब तुम फैन बना दोगे ना, फैन की मोटर पता चल गया ना, ठीक है। अभी देखो मैं इसमें बता देता हूँ इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक तुमको कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दिखे ना सब, ये जो ब्लू कलर है ना ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब बेसिक पार्ट है।